Welcome to the Times Now Summit. India is indeed unstoppable. आपने सुना होगा, आपसे पहले रक्षा मंत्री थे और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है that Indian borders are all safe and secured. So now we will talk about the second part of why India is unstoppable. Economy, इस पे आज सुबह भी हमारी काफी बात हुई इस पे. And एक चीज है, there is lot of optimism about India and its growth prospects. But you are a young entrepreneur. आपने बहुत छोटे बेस से शुरुआत की. मैं आपसे जानना चाहूंगा that what India unstoppable means for you. Thank you so much for having me here. और आप लोग को बहुत बधाई for India unstoppable. मैंने आपको बताया कि मैं कल से फॉलो कर रहा हूँ कई सारे डिस्कशंस को. ऑफ कोर्स अभी तो रक्षा मंत्री जी को लाइव देखने का मौका मिला. हमारी वाइफ लखनऊ से हैं तो बहुत जिक्र भी करती हैं साहब के बारे में. सो आई थिंक मैं बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, मैं एक इंटरेस्टिंग आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ. आपने बताया कि आज सुबह फॉर्मर सीए साहब थे और उन्होंने बताया कि 2047 तक कैसे भारत का अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जो है दुनिया के टॉप 3 नहीं, टॉप 2 इकोनॉमीज में से भी एक बने. He said $55 ट्रिलियन हो सकता है. अब 55 ट्रिलियन सुन करके ऐसा लगता है कि आज तो हम 3.5 ट्रिलियन में कितने दूर जाएंगे. पर मैं इसका रिवर्स लॉजिक बताता हूं आपको. इफ यू सी कंपनीज जैसे अमेजॉन है, आज अमेजॉन इज अ मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी. आप में से कितने लोगों ने अमेजॉन के बारे में सुना है? सब नहीं सुना है, राइट? तो कोई सवाल ही नहीं है. मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि अमेजॉन पिछले 20 साल से, अमेजॉन आज के दिन में 20-25 साल की कंपनी है, पिछले 20-25 साल से अमेजॉन का ग्रोथ एवरेज में 15-20% ही रहा है. Amazon has not grown by 50%, 40%, 100%, 15-20%, because of what is called law of compounding. यानी आप 15-20% कंसिस्टेंटली लंबे समय तक ग्रो करें, यू कैन क्रिएट ड्रामेटिक आउटकम्स. तो वही भारत के लिए भी ट्रू है. हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि हम लोग 15% ग्रोथ कर लें, 12% ग्रोथ कर लें. हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोग वो 7 से 10% ग्रोथ कंसिस्टेंटली हर साल वी कम बैक एंड डू बेटर देन प्रीवियस ईयर. अगर हम वो करते रहे, आई हैव नो क्वेश्चंस दैट हम लोग 2047 के 55 को ब्रीच कर जाएंगे. वी विल डू बेटर देन दैट. दैट्स माय नंबर 1 कन्विक्शन. अभी इसको लेट्स सी फ्रॉम द आईज ऑफ इंडिया. 1983, आई वाज नॉट इवन बोर्न देन. 1983 आप में से कई लोगों ने फॉलो किया होगा. पहली बार भारत वर्ल्ड कप जीत करके आया. उस समय कहा जाता था कि भारत की क्रिकेट का ब्रॉडर लीडरशिप संभाला जाता था बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, वहां के क्रिकेटर्स के साथ. भारत की इकोनॉमी छोटी थी. मैं पढ़ता हूं कई बार कि भारत की टीम को अप्रिशिएट करने के लिए भी लोगों से पैसे कलेक्ट करने पड़े थे. आज ये तो क्लियर है कि भारत दुनिया का सबसे डोमिनेंट क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, उसमें कोई सवाल नहीं है. द होल ग्रुप विल एग्री. बट आज जो भारत के मोस्ट पॉपुलर नए क्रिकेटर्स हैं वो छोटे गांव और शहरों से आते हैं. ऐसे गांव और शहर जिनका नाम आप में से किसी ने नहीं सुना होगा. आजकल सब लोग कहते हैं भारत का बेस्ट फिनिशर, अब इसमें डिबेट हो सकता है, पर मेरा मानना है रिंकू सिंह है. अब वो ऐसी जगह से आते हैं जिसका नाम शायद आप में से कई लोगों ने सुना नहीं होगा. कल शाम को ऑफ कोर्स हैदराबाद ने आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर बनाया. उसमें अभिषेक नाम के एक प्लेयर ने बड़ा रोल निभाया. सेम इज ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. पहले एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखते थे लोग जो बंबई, दिल्ली, बड़े शहरों से आते थे. आज मैं आता हूं एक शहर रायगढ़ नाम की. आप में से कितने लोगों ने रायगढ़ का नाम सुना था पहले? बहुत कम, शायद 2-3 लोगों ने. ऐसे ही देश में लाखों और शहर हैं जहां पे मेरे जैसे युवा निकल करके आ रहे हैं और उनका बड़ा सिंपल पर्सपेक्टिव है. उन्हें अपने गांव में बड़ा नहीं बनना, उनको अपने राज्य में बड़ा नहीं बनना, उनको दुनिया का सबसे डोमिनेंट एंटरप्राइज बनाना है. That's the new India that you're seeing, and that is, in my view, India unstoppable for me. So, Ritesh, can we say that today's youth and India is, I mean, it still remains a young country, कि उनके जो aspirations हैं, they have changed, and from, let's say, aspirations of somebody from 2 generations back, where they used to think about having a safe, secure government or a bank job, or finding a secure job, buying a house.
the aspirations have changed? Is that what you're saying? I think the aspirations have changed, but values are the same. This is what I think is the new young India today. So every year, Diwali, New Year, Christmas, these are times जब सब लोग छुट्टी मनाते हैं, हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो तब हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम्स के साथ भी समय बिताएं. तो अब मैं We understand your pain because we also work on holidays. चलो हम दोनों की इंडस्ट्री सिमिलर हो गई. तो दिवाली के दिन क्या हुआ कि मैं अपने कॉल सेंटर के कुछ कॉलीग्स के साथ मिल रहा था. तो कॉल सेंटर एजेंट था, ही वॉज प्रोबेबली जस्ट 2 year एक्सपीरियंस या 1.5 साल एक्सपीरियंस थे, हरियाणा से थे. तो मैंने उन्हें पूछा कि आपका आगे चल करके सपना क्या, व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट डू यू वांट टू ग्रो अप टू बिकम. तो उन्होंने कहा कि रितेश भाई आपने जो कंपनी बनाई है ना, उससे थोड़ी बड़ी और कंपनी बनानी है मुझे. राइट, दिस इज अ कॉल सेंटर एजेंट, एंड आई थिंक दैट इज द स्टैंडर्ड एम्बिशन दैट द यंग इंडिया टुडे हैज, जहां पे सबके मन में ये सपना है कि हम भी डोमिनेंट बने, हम भी अपने लाइफ में सर्वाइव ना करें, थ्राइव करें, और वो भारत के लिए भी वही सपना देखते हैं. देयर व्यू फॉर भारत इज दैट हाउ डज इंडिया गो फ्रॉम बीइंग a good, like 10 years back maybe good, last 10 years maybe India unstoppable, to India dominant in the next 10 years, कि इंडिया कैसे हर जगह पे नंबर 1 पहुंचे, कोई भी क्षेत्र हो. तो मुझे लगता है that's the dream that the young India sees in my view as things stand. But the thing is, they are not just willing to dream, they are willing to work hard for it. I know there are these complaints that people make saying कि आजकल के जनरेशन में तो वो बात कहाँ जो पिछले जनरेशन में था, बट आज की जनरेशन में भी आप जनरलाइज ना करें. कई ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. और मुझे लगता है कि जब हम 2047 में भारत को एक डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं भारत को, तो द यंगस्टर्स ऑफ टुडे विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट, एंड दे नॉट ओनली वर्क टुवर्ड्स इट, दे ट्रूली बिलीव इट कैन बी पॉसिबल. 10-15 साल पहले आप यही कहते तो लोग कहते कि हाँ कह तो रहे पर पता नहीं क्या. आज के दिन में जेन्युइनली लोगों का मानना है कि इट विल हैपन एंड वी विल मेक इट हैपन. तो वो एक बहुत ही बड़ा एक कन्विक्शन है यंग लोगों में, और आई एम थैंकफुल कि मैं इस जनरेशन में पैदा हुआ, क्योंकि मैंने जो भारत देखा है, शायद मतलब कई लोगों ने नहीं देखा है. कि मैंने जो भारत देखा है वो ऐसा भारत है जहां पे आज आप यूएस में जाएं तो लोग कहते हैं कि भारतीय इन्वेस्टमेंट यूएस में कैसे और आ सकती है. मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां से मैं अभी इस वीकेंड डेनमार्क जा रहा हूं अपनी टीम से मिलने. तो वहां पे मुझे जितने की प्रोविंसेस के लीडर्स हैं, जितने की काउंसिल्स के लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि आपके जैसे और दूसरे भारतीय स्टार्टअप्स हैं क्या जो डेनमार्क में आ सकते हैं. सो देयर इज अ रेड कार्पेट फॉर इंडियन कंपनीज टू गो ग्लोबल, which was never the case earlier, and I think I'm lucky to be a part of this generation. That's very interesting. Ritesh, in fact, I want to understand, it has become almost a fancy trend कि, startup के बारे में, I mean, everybody wants to launch a startup. It's not so easy, and everybody knows your story. लेकिन from employment point of view, और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो वी नीड टू क्रिएट इनफ जॉब्स. उसके लिए इट इज वेरी क्रिटिकल दैट वी क्रिएट अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और उसमें स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा रोल है. सो व्हाट इज योर टेक, आर वी डूइंग इनफ? So I'll tell you this, 2013 is when I started OYO, 2013 and 2014 early. तो I was 19 years old, barely out of high school, with a dream that I will build a company. Everybody around me, जितने लोग थे, दोस्त कह लो, रिश्तेदार तो of course, पड़ोसी तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है, सब ने मुझे कन्विंस किया कि क्यों ये 100% फेल होने वाला है, और क्यों जो दूसरे पड़ोसी हैं उनके बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे. बड़ी स्टैंडर्ड ऐसा होता ही था. अब मैं आपको 10 साल में बताता हूँ तस्वीर कैसे बदली. In 10 years, आप किसी यूनिवर्सिटी चले जाएं इंडिया में, I have not gone into a single, and I go to academia very often. It is impossible to not find an accelerator or an incubator in one of those places. Second, आप देश में किसी भी कंपटीशन देख लें, कॉलेज फेस्ट जो होते हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट पहले कुछ कॉलेजेस में होता था, जनरली तो होता नहीं था. आजकल सबसे पहला फेस्ट होता है. पहले जो टॉपर होता था आईआईटीज में, उसे आप पूछें कि आपका क्या सपना है, वो कहते थे पीएचडी करने यूएस जाएंगे और एक अच्छी जॉब मिलेगी. आजकल
1 से लेकर के 50 AIR तक आप बात कर लीजिए, सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, 1 से 50 इन लाइन, देयर इज नो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसमें कि 26 वाले का मन अलग है, 1 से 50 साल। तो मुझे लगता है उसमें ड्रामेटिक चेंज आया है इन द लास्ट 10 years एंड आई थिंक इट इज नेसेसरी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्यों। आप लोग में से काफी लोगों ने सुना होगा कि यूएस में एक समय सिविल वॉर था। मैं हिस्ट्री का बड़ा इंटरेस्ट रखता हूं हिस्ट्री में, तो एक समय यूएस सिविल वॉर ड्रिवन था, देश में बड़ी तंगी थी वहां पर, और यूरोप दुनिया का सबसे डोमिनेंट इकोनॉमी हुआ करता था, राइट। अब उसके बाद में बदला कैसे, क्योंकि आज तो ये क्लियर है दुनिया का सबसे डोमिनेंट इकोनॉमी यूएस है, वो बदला कैसे। तो 25-30 साल यूएस के समय में, शायद 60s से 90s के रेंज में, या 50s से लेके 80s के समय में, एग्जैक्ट समय मिस कर रहा हूं मैं, उस समय इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि हेनरी फोर्ड, वैंडरबिल्ट, जेपी मॉर्गन, उन लोगों ने एंटरप्राइजेस बनाए, और ऐसे एंटरप्राइजेस बनाए जिन्होंने यूएस के अंदर में उनकी करंट अकाउंट को स्ट्रांग बनाया, उनके यहां पे जॉब्स को क्रिएट किया, और ओवर द लास्ट 50 to 100 years आज के दिन में जो इस जनरेशन में बच्चे पैदा हुए, उन्हें पता, वो सोच भी नहीं सकते कि यूरोप डोमिनेंट इकोनॉमी होता था, उन्हें लगता है यूएस ही हमेशा से रहा है डोमिनेंट इकोनॉमी। तो एंटरप्रेन्योर्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी देश के इंपैक्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि आज जो बच्चे विथ नो फैमिली बैकग्राउंड, मतलब जिनका कोई फैमिली में वेल्थ नहीं है, ना उनके घर में पैसा है, आज सिर्फ वो एक अच्छे आइडिया, एक बड़ा सपना और एक मेहनत करने की हिम्मत, आइडिया, ड्रीम एंड एबिलिटी टू वर्क हार्ड, these are the only 3 things required if you want to create a $1 billion company today. Money as a requirement doesn't exist because there are people willing to finance you. There is capital available for the India of tomorrow. So my perspective is, मैं इस साल शार्क टैंक में रहा हूं शो में, वहां पे आप देखेंगे, एक अभी मैं बच्चे से मिला, सहरसा गांव से, बिहार से आया वो, उसके फादर जो हैं, फादर साहब बिहार रोडवेज में काम करते थे, वो खुद चपरासी थे एक ऑफिस में जहां पे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते थे। उन्होंने कंपनी, क्योंकि लोग रोडवेज को वहां पे रोड बेज करके बुलाते हैं, उन्होंने कंपनी का नाम बना दिया रोड बेज। नाउ ही इज रनिंग अ $multi-million कंपनी। उसने वो जिस कंपनी में चपरासी था, वहां पे देखा कि बाकी लोग इंजीनियर और इंजीनियर होने में इज्जत ज्यादा है, तो उसने सॉफ्टवेयर कोडिंग उनसे सेल्फ लर्न कर ली और उस पर कंपनी बना ली। ये मैं मतलब सपने की बात नहीं कह रहा, मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, दिस इज अ रियलिटी दैट हैज हैपेंड टुडे, और उस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। आई होप दैट इट विल बिकम इवन बिगर इन टाइम्स टू कम, बट दैट्स द ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सो शॉर्ट आंसर इज, आई फील देयर इज अ लॉट हैपनिंग, बिकॉज फंडामेंटली आप देखिए, सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे हम लोग इकोनॉमी, स्केल, मार्केट साइज सबकी बात कर लें, बट जब 12वीं कक्षा या फिर कॉलेज के बाद बच्चा घर से बाहर निकलता है, तो पेरेंट्स 10 साल पहले यही कहते, मुझे भी यही कहते थे, पहले एक नौकरी ले लो, शादी कर लो, घर ले लो, फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना। जितना भी मैक्रो अच्छा हो, दीज प्रॉब्लम्स आर स्टिल वेरी वेरी एक्यूट। आई थिंक दैट हैज इंप्रूव्ड इन द लास्ट 10 years, जहां पे आज इस कमरे में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसके दोस्त या रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो एंटरप्रेन्योर या तो बन नहीं गया है या एंटरप्रेन्योर बनने की सोच नहीं रहा है। That's a change in the last 10 years. So I think that's a huge transformation, and that happens when people talk about startups on stages like this, on national television and so on. अभी और क्या करना बाकी है? मुझे लगता है कि I said initially, मेरा व्यू है कि किसी भी कंपनी में consistency is the name of the game. तो ये जो हमने consistently startups को बढ़ावा दिया है, उस पर आप बढ़ावा देते रहें, चाहे वो मैक्रो भारत देश के लेवल से हो, चाहे आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन जितने हैं, अगर कोई भी स्टार्टअप कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, बट उन्हें प्रमोट करिए, उन्हें मोटिवेट करिए, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए। अगर आप अपने घर परिवार में एक जने की मदद करेंगे, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे, और या जितने लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दैट विल हेल्प ग्रोथ अ लॉट मोर देन व्हाट माइक्रो थिंग्स कैन बी। एक इलॉन मस्क ने कहा था कि जैसे आज के दिन में लोग जो है बेबी शावर में इवेंट, मतलब बेबी को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे अगर एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट किया जाए जब वो नया कंपनी शुरू करें और उनके दोस्त सब लोग आए, जुड़े और कहें कि हम आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, तब एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ विल बिकम 10x इवन हायर देन व्हाट इट इज टुडे। That's very true. So Ritesh, then I want to understand, because you know, जब कभी हम
इंडिया अनस्टॉपेबल की बात करते हैं, देयर इज ऑलवेज डिस्कशन अबाउट आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग पर काफी फोकस होता है. द फैक्ट रिमेन्स दैट सर्विसेज आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी एंड टूरिज्म इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्विसेज. आप जिस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं, सो सर्विसेज को ग्रो करने के लिए और टूरिज्म को खास तौर पे बड़ा करने के लिए, are we doing enough? I mean, considering that we are a country with, 1.4 billion population and with so many places to visit, tourism itself can be a great force multiplier, जहां तक GDP का सवाल है. आपने बड़ी अच्छी बात का जिक्र किया कि सर्विसेज कंट्रीब्यूट ग्रेटर टू जीडीपी देन मैन्युफैक्चरिंग. इस रूम में कितनों को पता था ये कि सर्विसेज कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी देन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? देखिए, छोटा ग्रुप है. There's still a big group that was not aware. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि while manufacturing as a sector needs to grow and become significant, और मुझे लगता है कि उसमें मेरे को कोई सवाल नहीं है कि भारत में we will create a dominant manufacturing sector in next 10 years. उसके लिए सारा मोमेंटम है. I think production linked benefit is a great direction. बट ये याद रखना जरूरी है कि भारत में सर्विसेज इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर. ऑलरेडी इफ यू सी, इफ आई वर टू रिप्लेस दिस क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा कि भारत में सर्विसेज क्या बड़े जीडीपी हैं कि नहीं, और मैं ये पूछूं कि आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या कोई ना कोई आईटी सेक्टर में काम करता है, शायद इस कमरे में हर इंसान हाथ उठाता. आईटी सेक्टर तो सर्विसेज ही है. मेरा व्यू ये है कि while manufacturing will create additional value, the IT and technology sector has huge juice left. I think they can generate in the next 10-15 years 2 to 3 times the jobs that they have created so far. उसके दो बड़े कारण हैं. India was unstoppable continuously for the last many years. I think now there is a restart, or there is a start of Bharat Unstoppable, where there are small towns where there is a service economy that is growing quicker than ever before. आप इंदौर कभी जाएं और एयरपोर्ट से निकल करके शहर में सराफा कहीं पे भी, जो मैं तो खाने का शौकीन हूं तो मैं ऐसी जगहों की नाम का जिक्र कर रहा हूं, you will find names of companies which are large technology enterprises in Japan, US, Latin America. वो इंदौर में बैठ करके अपना इंजीनियरिंग शो चला रहे हैं. मतलब आजकल बात होती है टोक्यो में कि भाई अगर इंजीनियरिंग स्टोर शॉप शुरू करना है ना तो इंदौर में कर लो, वहां पे इंजीनियर अच्छे मिल जाएंगे. दिस इन माय व्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म जर्नी फॉर द सर्विसेज इंडस्ट्री. और मुझे लगता है कि उसमें भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, बट इंडिया फॉर द वर्ल्ड इज एन इवन बिगर बेस. आई बिलीव दैट फंडामेंटली जैसे चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पे एक लीडरशिप कमाई, इंडिया ने उस सर्विसेज में ऑलरेडी कर लिया है, बट उसमें मार्केट शेयर में भारत के पास में शायद 5-10 गुना का अपॉर्चुनिटी, और अगले 10 साल में कम से कम 3 से 5 गुना का. टूरिज्म में देखिए सबसे आसान चीज, मुझे तो, मैं अभी बाहर में 2 लोगों से मिल लिया, उन्होंने कहा कि देखिए होटल का रेट्स आजकल इतना बढ़ा हुआ है, मतलब आप थोड़ा इसको कम करने में कंट्रीब्यूट कीजिए. तो इट जस्ट शोज, आप लोग सब ऐसा फील करते हो कि फ्लाइट्स के रेट्स बढ़े हुए हैं, होटल्स के रेट बढ़े हुए हैं. दैट्स प्योरली सप्लाई डिमांड की बहुत सिग्निफिकेंट डिमांड है टूरिज्म के लिए. इट इज अ सेइंग दैट वंस यू हैव अ ट्रैवल बग, इट्स हार्ड टू गो बैक, राइट. और भारत एज एन इकोनॉमी भी देखिए कि इज चेंजिंग फ्रॉम अ सेविंग बेस्ड इकोनॉमी टू अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. तो उसके अंदर में ट्रैवल एंड टूरिज्म विल प्ले अ बिग रोल. मैकिंजी कहता है भारत दुनिया का टॉप 4 ट्रैवल स्पेंडर्स में से एक बन रहा है. आप छोटे छोटे शहर में, अभी हमारे एक दोस्त से बात कर रहे थे जो आयल ऑफ द स्काई जा रहे थे यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने कहा कि मैं 6 साल पहले गया था, फ्लाइट में 70% लोग चाइनीज थे. मैं अभी रिसेंटली गया, फ्लाइट में 70-75% लोग भारतीय थे, राइट. तो देर इज अ रैपिड ग्रोइंग फोर्स ऑफ इंडियंस ट्रैवलिंग अब्रॉड विद इन इंडिया इज ह्यूज. और उस पर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अगर आप देखें तो मैं अभी रिसेंटली गया था बैप्स मंदिर, जो हिंदू मंदिर अबू धाबी में अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां पे, तो वहां पे इतनी सुंदर कलाकृति है. उसकी कहानी जानने के लिए वो छोटी छोटी QR कोड्स लगा रहे हैं कि आप उसको अगर लगा लें तो आपको वीडियो दिख जाए कि उस कला के पीछे कहानी क्या है, उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है. सिमिलरली नए जगह, पहले लोग कहते थे कि हिमाचल जाना है तो शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ. मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, जो भी ट्रैवल के शौकीन है, एक जगह आप लोग जरूर जाइएगा. मेरा आजकल इंक्रीजिंगली फेवरेट है हिमाचल में जीभी नाम का. इट्स वन ऑफ द प्रिटीएस्ट प्लेसेस आई हैव एवर बीन टू. ऐसी छोटी छोटी गांव हैं जो शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, बट टेक्नोलॉजी के माध्यम से और लोगों का ट्रैवल और टूरिज्म के इंटरेस्ट के कारण
मैं देखता हूं कि ये सारे छोटे जगह पॉपुलर होंगे। अब उससे क्या हुआ है, जीबी में जॉब्स आ गए, जीबी की इकोनॉमी बेहतर हो रही है। वहां पे जब मैं पहले जाता था 6-7 साल पहले, लोग कहते थे कि किसी तरीके से जिंदगी कट जाए। आजकल लोग कहते हैं कि जी ये तो ठीक, हमारा घर ठीक हो गया, क्यों ना हम लोग अभी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें हमारे घर में, क्योंकि उनके पास पैसे हैं अभी निवेश करने के लिए। और ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, मैं जम्मू कश्मीर में देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर विलेज प्रोग्राम माननीय गृहमंत्री जी ने शुरू किया है, उसका बड़ा इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है वहां के विलेजर्स में। तो मुझे लगता है ट्रैवल और टूरिज्म विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों के लिए एक्सपीरियंसेस और सीखने का मौका बढ़ेगा। बट जो वो छोटे गांव और शहरों की जहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, उनकी इकोनॉमी में इंपैक्ट आने वाला है, वो सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, ऐसा मुझे लगता है। राइट। रितेश, ऑल्सो ये जो स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम है, एंड ऑब्वियसली आई मीन देयर हैव बीन डिस्कशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ अबाउट फंडिंग विंटर एंड ऑल, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक सोर्स ऑफ एफडीआई के तौर पे ज्यादा और स्ट्रक्चर्ड तरीके से फॉर्मली एनर्जाइज किया जा सकता है। व्हाट इज योर टेक? देखिए, मैं पहले फंडिंग विंटर को एड्रेस करता हूं। सबसे पहला तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कैपिटल मार्केट्स कभी बढ़ती हैं, कभी कम होती है। तो कभी कैपिटल ज्यादा आता है, कभी कम आता है। बट अगर आप एक सस्टेन्ड इंपैक्ट देखें तो आज भी, मतलब मैं शायद पिछले क्वार्टर का देख रहा था कि लगभग 40-50 हजार करोड़ का एफडीआई आया है प्राइवेट टेक कंपनीज के अंदर में। तो ऐसा कोई डिसप्रोपोर्शनेट ड्रॉप नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो 50 हजार करोड़ शायद 75 हो सकता था या 80 हो सकता था, और उसको हम बेहतरी करने का इंपैक्ट लेके आएंगे। पर मुझे लगता है कि कठिन समय इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। ओयो के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोविड का समय बहुत कठिन था साहब। मतलब ट्रैवल का सेक्टर सबके लिए कठिन था, हमारे लिए भी कठिन था। बट मैंने देखा है कि वो कठिन वक्त हमारे ग्रोथ का और प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बड़ा फाउंडेशन बना। आज हम लोग प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं, कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने जब वो कठिन वक्त देखा तो हमें समझ में आया कि कहाँ स्पेंड करना चाहिए, कहाँ नहीं स्पेंड करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए, कहाँ नहीं फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है वैसे ही दूसरे स्टार्टअप्स के लिए एक तरीके से पिछला साल एक तरीके से फंडिंग विंटर था, तो उन्होंने वो समय इस्तेमाल किया अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पर आप न्यूज देखें तो आज के दिन में, मैं अभी न्यूज जो पढ़ रहा हूं पिछले 1-2 महीने से, कि जितने बड़े फंड्स हैं सब इन्वेस्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं। मैंने अभी पढ़ा कि सॉफ्ट बैंक का एक नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैंने पढ़ा कि टाइगर एक इन्वेस्टमेंट कराई। ये सब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से नहीं बता रहा मैं न्यूज से बता रहा हूँ। बट आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज दैट कैपिटल इज कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। स्टार्टअप्स भारत में 2 बड़ी चीजों के लिए इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। एक मैंने आपको जॉब्स के लिए बताया ऑलरेडी पहले, दूसरा जो एफडीआई है उसमें अगर आप देखें तो दुनिया में आज अगर आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे भारत में इन्वेस्ट करना है, आप क्यों करेंगे भारत में इन्वेस्ट? ग्रोथ के लिए। क्योंकि जितनी आज भारत में ग्रोथ है उतनी आज दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। और भारत के अंदर में ग्रोथ सबसे ज्यादा कौन सी कंपनीज में? वो नए स्टार्टअप्स में है, जो यंग बच्चे कॉलेजेस से निकल करके आ रहे हैं, कंपनी से काम करके निकल करके आ रहे हैं और उनमें एक सपना है कि हम भी अपनी कंपनी बनाएं, उनमें है। तो उस कारण से देयर इज अ रैपिड ग्रोइंग एफडीआई। मुझे लगता है कि अगले अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में एफडीआई उसके पहले के 5 साल से स्टार्टअप्स के थ्रू लगभग 3 से 4 गुना बढ़ा है। मेरा व्यू है कि अगला 5 साल अगर आप देखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन सिमिलर होगा, 3 से 4 गुना आप और देखेंगे। इसमें आप उतार चढ़ाव देखेंगे कि किसी साल थोड़ा कम, किसी साल थोड़ा ज्यादा, बट आप 5 साल, वैसे कहते हैं ना, मतलब ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है, वैसे ही आप इसे एक इन्वेस्टर की तरह अगर देखेंगे तो देयर इज अ सस्टेन्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ट्रेडर की तरह देखेंगे तो हो सकता है हाँ 2 क्वार्टर ऊपर नीचे रहेगा, बट आई थिंक द इंडियन स्टार्टअप स्टोरी इज सिंगुलर डायरेक्शन। और इसमें मैं आपको जोमेटो का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि पब्लिक कंपनी, वहां पे जोमेटो वेंट थ्रू अ बिग हाई, देन हैड सम ड्रॉप एंड पीपल सेड देखो चैलेंज, 2 क्वार्टर के